बच्चों, हम 12वीं क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फलनों के वर्गीकरण को समझा था। अब हम फलनों के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम आवर्ती फलन के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम फलनों के प्रकार को पढ़ेंगे। तो आवर्ती फलन किसे कहते हैं, देखिए साइन एक्स के बारे में आपने देखा होगा कि साइन एक्स का बिहेवियर कैसे होता है बच्चों। ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। साइन एक्स का 0 से ग्राफ शुरू होता है इस तरह से और यूँ नीचे जाके ये आता है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू π/2 होती है, यहाँ पे पाई होती है, यहाँ पे आपका 3π/2 आ जाता है और यहाँ पे 2π आ जाता है। देखो 0 से 2π तक वो मान कैसे ग्रहण कर रहा है, पहले धनात्मक मान ले रहा है ग्राफ ऊपर और फिर पाई से 2π तक ऋणात्मक मान, यानी कि ऊपर मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। अब यहाँ से आगे ग्राफ क्या कहेगा, आलेख ये कहेगा कि वही मान रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ से 2π से फिर वापस ऐसा जैसा 0 से π तक था वैसा ही ग्राफ आपको आलेख दिखाई दे रहा है और फिर नीचे से यूं। इसी तरह ये क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। पीछे भी आप देखें तो ग्राफ इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पर -2π से 0 तक वही मान ग्रहण किए, 0 से 2π तक वही मान ग्रहण किए और 2π से आगे 4π तक। इसी तरह 2π अंतराल के बाद वही मान साइन एक्स ग्रहण करने लग जाता है। ऐसे फलन आवर्ती फलन कहलाते हैं बच्चों। एक निश्चित समय के बाद अपने मानों की पुनरावृत्ति जो फलन करते हैं आवर्ती फलन कहलाते हैं। और कितनी देर बाद, जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं आवर्तनांक। तो बताइए बच्चों, कितनी दूरी के बाद फलन ने अपने मान वापस ग्रहण करने लगा, 2π दूरी के बाद। तो इसका जो आवर्तनांक होगा जिसको t से डिनोट करते हैं वो कितना होगा, 2π। यही सेम कंडीशन जो है बच्चों cos x के साथ भी घटित होती है। cos x का ग्राफ देखिएगा, cos x का ग्राफ भी कुछ इस तरह से चलता है। यहाँ से स्टार्ट होता है ये और ये इधर पीछे की साइड में। तो देखो यहाँ से लेके -π/2, 0, π/2, ये आपका पाई और यहाँ पे कितना आ गया आपका 3π/2 और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2π। देखिए -π/2 से ग्राफ ऐसे गया ऊपर की तरफ, फिर नीचे गया और फिर यहाँ से वापस स्टार्ट हो गया। तो 2π के बाद ये भी अपने मानों की पुनरावृत्ति स्टार्ट कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती फलन। साइन एक्स है आपका, कोस एक्स है आपका, ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ, ये आपका cos x का ग्राफ हुआ। 11th क्लास में आपने 3rd चैप्टर में ये सारे ग्राफ पढ़े। तो यहाँ से पता चलता है कि ये आवर्ती फलन क्यों है। अब इसको परिभाषित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक धनात्मक वास्तविक संख्या t इस प्रकार विद्यमान हो। किसमें, एक आवर्ती फलन कब कहलाएगा, यदि एक धनात्मक वास्तविक संख्या t इस प्रकार से विद्यमान हो कि f(x + t = f(x) आ जाए। तो देखिए इसके अंदर आएगा कि नहीं 2π, t की वैल्यू 2π है। यहां पर गौर कीजिए, मैं इस बात को समझाता हूं। आपने साइन फलन, f का मतलब जो भी फंक्शन ले रहे हो, तो मैं साइन ले रहा हूं तो मैंने साइन लिख दिया। t का मतलब 2π और प्लस x, तो 2π + x लिख दूं, एक ही बात है। यहाँ ये क्या वैल्यू है t + x करना था मुझे और सामने fx आना चाहिए। तो 2π + x कौन सा चतुर्थांश हो गया, देखो बच्चों 2π, ये 0, ये π/2 और ये पाई आपका ये 3π/2 और फिर ये आ जाता है आपका 2π + x प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा एंगल आपका। तो प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होता है, धनात्मक, और ये मान ले लेगा साइन x। तो देखिए साइन का मतलब f ये लीजिए, t का मतलब t + x, 2π की जगह t रख दिया, बराबर साइन का मतलब फंक्शन f और x। तो सामने आ गई ना बात बच्चों, वही जो आपने देखी थी कि f(x + t = f(x) यहाँ से आपको प्राप्त होता है। तो इसका आवर्तनांक जो है वो कितना है, 2π। सेम cos x के साथ होता है, इसका आवर्तनांक भी कितना है, 2π। देखिए थोड़ा सा और इसको और अच्छे से समझते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन x के अगर मैं मोड लगा दूं, देखिए साइन x आपका है, इसके मैं मोड लगा दूं तो मोड के बाहर जो भी वैल्यूज निकलती हैं पॉजिटिव निकलती हैं। तो ग्राफ जो होता है आपका साइन x का यूं इस तरह से जाता है ना,
ये जाता है। ठीक है, तो मोड लगाते ये तो साइन एक्स का ग्राफ हो गया, और मोड लगाते ही ग्राफ देखो क्या चेंजेस लाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0। यहां से जब नीचे जाने की बात आएगी तो नीचे नहीं जा पाएगा, वापस धनात्मक मान ग्रहण कर लेगा, और ये ग्राफ इस तरह से कुछ बढ़ने लग जाएगा। ये 0, यहां पर π/2, और यहां पर पाई, फिर 3π/2, और फिर आपका हो जाएगा 2π। तो देखा बच्चों, जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव वैल्यूज बन गई हैं। किसमें? साइन एक्स का मोड, मापांक ले लिया, तो जितने भी ऋणात्मक मान थे वो सारे के सारे धनात्मक। अब देखिए कितनी देर बाद फंक्शन बदल रहा है। 0 से पाई तक फलन ऐसा था, फिर पाई से वैसा का वैसा मान ग्रहण किया उसने, आलेख से दिखाई दे रहा है साफ साफ, और फिर पाई, तो पाई दूरी पर ही मान वापस ग्रहण करने लग जाता है। तो साइन एक्स का जब मोड लगा देते हैं तो उसका जो आवर्तनांक होता है 2π की बजाय कितना हो जाता है? t = पाई। ये आप समझ गए होंगे। tan x का कितना होता है? पाई, क्योंकि tan x तो -π/2 से π/2 तक सारी माइनस अनंत से अनंत तक की वास्तविक संख्याओं को ग्रहण कर लेता है, और π/2 के बाद फिर वो रिपीट करने लग जाता है अपने मान। आप देखिए, उसका ग्राफ देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो यहां पर देखिए ग्राफ जो होता है tan x का कुछ इस तरह से जाता है बच्चों। ये आपका -π/2 वैल्यू होती है, ये आपकी π/2, और ये 0। तो देखिए -∞ से आलेख चला और +∞, y एक्सिस पे देखिए -∞ से +∞ तक बढ़ गया, सारे मान ग्रहण कर लिए वास्तविक संख्याओं के। अब फिर -∞ से फलन आगे बढ़ेगा इस तरह से, और फिर सारे के सारे मान ग्रहण कर लेगा। तो इस तरह से पाई दूरी के बाद वो अपने मानों को रिपीट करने लग जाता है। तो इसके tan x के लिए t कितना होना चाहिए? t मतलब आपका आवर्तनांक, जितनी दूरी के बाद रिपीट होने लग जाते हैं मान। तो tan x के लिए t कितना हो जाएगा बच्चों? पाई। तो आप समझ गए होंगे आवर्ती फलन किसे कहते हैं। तो देखिए ग्राफ आपके सामने है, थोड़ा और अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये मान -2π से 0 तक ये मान ग्रहण किए यहाँ तक, फिर इसने वही मान ग्रहण करने लग गया 2π तक, 2π से आगे 4π तक, इस तरह से मान इसने ग्रहण किए हैं बच्चों। यानी कि 2π अंतराल के बाद मानों का रिपीटिशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आवर्ती फलन। बच्चों अब फलनों के प्रकार हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार के फलन होते हैं? देखिए मोस्टली 4 प्रकार के फलन होते हैं। एक एकेकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतरछेपी। जो एकेकी फलन नहीं होता है वो बहुएकी कहलाता है, जो आच्छादक नहीं होता है वो अंतरछेपी कहलाता है। अब इनको हम परिभाषित करेंगे, उससे पहले इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये एक समुच्चय है A और ये एक समुच्चय है B। मैंने इस तरह से इनको दर्शाया है, मैपिंग को दर्शाया है। इसमें एक F1 नाम का फलन मैंने A से B में परिभाषित किया है। किस प्रकार परिभाषित किया है? 1 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब 5 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है। तो देखिए एकेकी में क्या होता है कि 1-to-1 मैपिंग होती है। कहने का मतलब प्रांत के, ध्यान से सुनिएगा, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत में भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंध स्थापित कर लें तो ऐसा फलन एकेकी कहलाता है, और अगर ऐसा नहीं हो तो फलन को बहुएकी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये एकेकी नहीं है। क्यों? 1 ने 4 के साथ किया और 2 और 3 दोनों का प्रतिबिंब 5 हो गया, समान हो गया। यानी कि प्रांत के 2 अवयव 2 और 3 ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब समान हो गया, 1-to-1 मैपिंग नहीं हुई, इसलिए ये एकेकी नहीं बहुएकी है। लेकिन ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एकेकी आ रहा है। एकेकी का मतलब भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखें। तो देखिए प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव कौन है? 1, 2, 3, और सब अलग अलग प्रतिबिंब रख रहे हैं कि नहीं सह प्रांत में, इसलिए ऐसे फलन को क्या कहेंगे? एकेकी फलन कहेंगे। ठीक है, तो एकेकी का मतलब समझ गए होंगे। नीचे चलिए, क्या ये एकेकी फलन है? नहीं है। कारण क्या है? देखो प्रांत के 1 और 2 अवयव आपके पास ऐसे हैं जो समान प्रतिबिंब रखते हैं, इसलिए इसको एकेकी नहीं कहेंगे। यहां पर देखिए ये फलन बिल्कुल एकेकी है। देखिए भिन्न भिन्न अवयव A के
बी के भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो एक एकी का मतलब समझ गए होंगे। अब बात आई बहुएकी की। बहुएकी जो एक एकी नहीं होगा वो बहुएकी फलन कहलाता है। एक एकी नहीं होने से क्या मतलब हुआ कि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध स्थापित न करें तो फलन क्या हो जाएगा, बहुएकी। न करने का मतलब क्या हुआ, प्रांत में कम से कम दो अवयव ऐसे हों जो सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रखें। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, बहुएकी की हो गई। बहुएकी को देखिए यहाँ पर ये बहुएकी है, क्यों, कारण दूंगा, डेफिनेशन पे चलेंगे। प्रांत के कम से कम दो अवयव ऐसे हों जो सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रखें बच्चों। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 दो अवयव मिल गए आपको जो समान प्रतिबिंब 5 रखते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, बहुएकी बोलेंगे। बच्चों ये भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न रख रहे हैं तो ये एक एकी हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी बहुएकी हो गया, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। प्रांत के कम से कम दो अवयव ऐसे हों जो सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रखते हों। तो देखो 1 और 2 का समान प्रतिबिंब 4 आ गया कि नहीं सह प्रांत में, इसलिए ये फलन क्या हो गया, बहुएकी हो गया। ये फलन क्या हो गया, एक एकी। परिभाषा आपके मेरे साथ ही आपको याद हो जाएगी। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखते हों तो फलन क्या कहलाता है, एक एकी कहलाता है। मैंने कई बार डेफिनेशन को दोहरा दिया है तो बच्चों के ये याद भी हो गई होगी और आप पढ़ेंगे तो आगे याद हो जाएगी। अब बात करते हैं, देखिए फलन की परिभाषा क्या थी उस पर बात करते हैं। फलन की परिभाषा थी कि प्रांत ए का प्रत्येक अवयव बी में अद्वितीय प्रतिबिंब रखे। बच्चों एक एकी में क्या होता है, यहां पर प्रतिबिंब की अद्वितीयता थी, लेकिन एक एकी फलन में पूर्व प्रतिबिंब की भी अद्वितीयता होती है। मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब भी अद्वितीय होता है। प्रत्येक नहीं बोलेंगे, सह प्रांत के अवयवों के जो पूर्व प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, वो अद्वितीय होते हैं। चेक करते हैं, ये फलन एक एकी है। अभी अभी डेफिनेशन में मैंने बताया। अब देखिए हर बी के प्रत्येक जो भी बी के अवयव हैं उनके पूर्व प्रतिबिंबों को चेक करते हैं। 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 के अलावा कोई नहीं है तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है तो अद्वितीय हो गया। 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, ये भी अद्वितीय है। 6 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, ये भी अद्वितीय है। यहां पर अद्वितीयता नहीं है पूर्व प्रतिबिंबों की। देखिए 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, इसमें तो अद्वितीयता है, लेकिन यहां पर देखिए 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2 और 3 2 हैं तो अद्वितीयता कहां रही, एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब हो गए कि नहीं हो गए 5 के, इसलिए 5 का पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है। यहां पर देखिए 4 का पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, क्यों, एक से ज्यादा हो गए पूर्व प्रतिबिंब। 4 का पूर्व प्रतिबिंब 1 भी हो गया और 2 भी हो गया। तो देखा बच्चों एक एकी फलन में क्या होता है, जो सह प्रांत होता है आपका उसके अवयवों के जो पूर्व प्रतिबिंब बनते हैं वो भी क्या होते हैं, अद्वितीय। देखो ये सामने एक एकी फलन है आपका, एक एकी लिखा हुआ है, अभी अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था। इसके चेक करते हैं। 4 का पूर्व प्रतिबिंब कौन, 1 के अलावा कोई है तो अद्वितीयता आ गई। 5 का पूर्व प्रतिबिंब 2 के अलावा कोई नहीं है तो अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब हो गया। 6 का पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय है, कौन है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो पूर्व प्रतिबिंबों की अद्वितीयता के बारे में बच्चे समझ गए होंगे। तो आप इस तरह से भी फलन को एक एकी होना या न होना बता सकते हैं। और अगर कोई एक भी अवयव सह प्रांत में ऐसा मिल जाए जिसका पूर्व प्रतिबिंब अद्वितीय न हो तो ऐसे फलन को बहुएकी, कहने का मतलब अलग अलग तरीकों से हम बता सकते हैं। चलिए आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक फलन किसे कहेंगे, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबद्ध हो। दोनों बातों का मतलब एक ही है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने पहले क्या बोला कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, और फिर मैंने दूसरा क्या बोला कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव के साथ संबद्ध हो, मतलब संबंध बना रहा हो।
ऐसा फलन आच्छादक कहलाता है। यानी कि सह प्रांत में कोई अवयव शेष नहीं बचना चाहिए। अब देखिए इसमें तो 6 शेष बच गया। क्या 6 का पूर्व प्रतिबिंब है कोई? नहीं है। आपको अगर एक भी अवयव ऐसा मिल जाए जिसका पूर्व प्रतिबिंब न हो तो फलन आच्छादक नहीं होता, क्या हो जाता है? अंतरछेपी हो जाता है। तो ये फलन अंतरछेपी है बच्चों। समझ गए क्यों? क्योंकि सह प्रांत में एक अवयव ऐसा प्राप्त हो गया जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको 7 दिखाई दे रहा है। 7 एक ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, तो ये भी आच्छादक नहीं होना चाहिए। क्या हो गया बच्चों? अंतरछेपी हो गया। इधर बात करते हैं। देखो 4 का पूर्व प्रतिबिंब तो 1 और 2 हो गए, पूर्व प्रतिबिंब तो विद्यमान है ना। 1 से अधिक हो तो क्या है? तो 4 के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। 1 5 है, 5 का भी पूर्व प्रतिबिंब कौन है? 3 विद्यमान है। तो एक भी अवयव ऐसा सह प्रांत में नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब न हो, तो फलन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन से आच्छादक हो जाएगा। और जो फलन आच्छादक नहीं होता वो क्या हो जाता है? अंतरछेपी। यहां पर बात करिएगा 4 5 6 3 ही अवयव हैं, तीनों के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फलन क्या होना चाहिए बच्चों? आच्छादक। ये देखो आच्छादक मैंने लिखा हुआ है। अब इनको परिभाषित करते हैं अपन। देखिए आगे एक एक ही फलन, जैसा कि अभी परिभाषा बोली थी वही आपके सामने लिखी गई होगी। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन इस प्रकार हो कि ए के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत बी में भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंध बना लें, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है? एक एक ही। देखिए फलन ए से बी में परिभाषित किया, इस तरह से गणितीय रूप में लिखते हैं। एक एक ही फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा? ए मतलब प्रांत, बी मतलब सह प्रांत। तो यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हों, जैसा कि आपने पीछे देखा था, ऐसे फलन को क्या कहते हैं? एक एक ही फलन कहते हैं। गणितीय रूप में इस बात को समझाया गया है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा पीछे, जब भी एक एक ही की बात हो रही है तो आपका एक एक ही ये था और आपका एक एक ही ये था, ये बहुएकी है और ये बहुएकी है। तो एक एक ही में गौर कीजिए, 1 to 1 मैपिंग चलती है। मतलब एक अवयव के साथ एक प्रतिबिंब, एक अवयव के साथ एक प्रतिबिंब, एक अवयव के साथ एक प्रतिबिंब। यहां देखो 1 to 1 मैपिंग नहीं है, 2 अवयवों का समान प्रतिबिंब, तो बहुएकी हो गया। 2 अवयवों का समान प्रतिबिंब तो क्या हो गया? बहुएकी। 2 या 2 से अधिक अवयव अगर समान प्रतिबिंब रख लें तो फिर क्या हो जाता है? फलन बहुएकी। तो जैसे ही एक लाइन खींचे, मतलब इस तरह का साइन आ जाए, ये क्या कहता है? इधर कोई अवयव है ए, इधर अवयव है 1 और 2, ये साइन कहता है कि भिन्न भिन्न 2 अवयवों के समान प्रतिबिंब है। और अगर सीधी लाइन आए तो वो किसको दर्शाती है? एक एक ही। देखिए सीधी लाइन जिसके अंदर है 1 to 1 मैपिंग, ये 1 to 1 मैपिंग दिखाई दे रही है सीधी लाइन, ये किसको दर्शाती है? आपको एक एक ही फलन को दर्शाती है। तो जरा इसको समझेंगे अपन, ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है, देखिए x1 और x2 प्रांत के बिंदु हैं। x1 और x2 किसके होंगे? x1, x2 बिलोंग्स टू आपका ए मतलब आपका प्रांत। प्रांत में x1 और x2 होते हैं। x1 को f में डाला जाता है तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है। f में अगर x2 को डालोगे तो x2 का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो fx1 क्या हुआ? x1 का प्रतिबिंब। पहले भी मैंने आपको बताया x2 का fx2 क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर x1 और x2 के प्रतिबिंब बराबर हों तो x1 x2 भी बराबर हो जाने चाहिए, तब फलन एक एक ही हो जाएगा, यानी सीधी लाइन आएगी। चलिए चेक करते हैं। देखिए ये लो a और ये मैंने बना दिया b। a से b में एक फलन परिभाषित किया। ठीक बच्चों, इसके अंदर 2 अवयव हैं x1 और x2, मतलब सभी अवयव जो हैं उनको x1 और x2 से डिनोट किया जा रहा है। मान लीजिए मैं 2 की बात कर रहा हूं, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? fx1 और x2 का प्रतिबिंब क्या बनेगा? fx2। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? अगर ये दोनों बराबर हों, जैसे कि दोनों का मान क्या हो? 4 हो, दोनों का fx1 भी 4 और fx2 भी 4, ऐसा सोच के चलो, ये दोनों 4 है और ये x1 x2 मान लो कि ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। तो देखो मैपिंग कैसी आएगी?
2 का x1 का प्रतिबिंब कोण fx1 और x2 का प्रतिबिंब कोण fx2, दोनों का मान तो 4 है, तो एक जगह चली गई कि नहीं, 2 तीर निकले और एक जगह चले गए, बहु एक ही हो गया। यानी कि x1 x2 बराबर नहीं है, 2 और 3 है। x1 का मान 2, 3, इसका मतलब क्या हुआ, x1 बराबर नहीं है x2 के, और ये दोनों बराबर हो गए। तो मैपिंग किसको बताएगी, बहुएकी को। सोचो अगर ये भी 2 हो जाए और ये भी 2 हो जाए तो ये दोनों, एक मिनट दोबारा से देखते हैं, इसको हटाता हूं। देखो अगर ये दोनों 2 हो जाएं तो x1 और x2 भी बराबर हो जाएंगे, और x1 x2 जब बराबर हो जाएंगे बच्चों तो ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी, और मैपिंग कैसे होगी, ऐसी हो जाएगी 1 to 1 वाली। तो बताओ एक एकी की डेफिनेशन में क्या हुआ, fx1 इक्वल टू fx2, यानी x1 और x2 के अगर प्रतिबिंब समान है तो x1 x2 भी समान होने चाहिए। थोड़ा मिटा के मैं दोबारा करके बताता हूं आपको साफ दिखाई देगा। अभी ये देखिए, मैंने कहा x1 और x2 को मैं समान ले लूं। पहले मैंने क्या लिया था, समान नहीं लिया था, इसको 2 माना था, इसको 3 माना था, और सामने fx1 और fx2 को भी क्या ले लूं मैं, समान ले लूं। तो ये दोनों तो सेम हो गए, एक ही जगह हो गए, और ये दोनों भी सेम हो जाएं तो 1 to 1 मैपिंग होगी ना। तो ये x1 और x2 का मतलब तो एक ही बिंदु हो गया अगर बराबर हो गए तो एक ही लाइन से क्या हो जाएगा, संबंध को दर्शा दिया जाएगा। तो ऐसी मैपिंग किसको बताती है, 1 1 को। जैसे कि ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन। अब बहुएकी की कंडीशन कैसे होनी चाहिए, अगर x1 और x2 के प्रतिबिंब समान हो तो x1 x2 के समान न आए, जैसा कि अभी पिछले केस में बताया था। तो देखिए आगे एक बार, fx1 बराबर fx2, x1 बराबर नहीं है x2, तो फलन क्या हो जाता है, बहुएकी। कारण क्या है, कारण ये है कि जब x1 x2 समान नहीं होंगे तो मैपिंग आएगी ये वाली। क्यों, fx1 तो fx2 के बराबर ही हो जाएगा, और x1 x2 अलग अलग होंगे। लाइक ये 4 हो, ये 1 हो, ये 3 हो, तो 1 और 3 जाके किससे मिल जाएंगे, 4 से। तो ऐसा फलन बहुएकी। तो दोनों में अंतर समझ गए, इस डेफिनेशन में और पिछली वाली डेफिनेशन में। तो देखिए ये एक एकी की जो डेफिनेशन है आपके सामने ये वाली है, आगे जो मैंने आपको बताई बहुएकी की डेफिनेशन है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको और समझाते हैं। x1 बराबर नहीं है x2 के, x1 और x2 बराबर नहीं है x2 के, तो fx1 बराबर न हो fx2 के, तब भी फलन क्या हो जाता है बच्चों, एक एक ही हो जाता है। कारण समझाते हैं, दोबारा से देखिए, दोबारा बनाते हैं इसको। ये लीजिए, ये मैंने a लिया, ये मैंने बच्चों का b ले लिया। आपने क्या कहा, x1 बराबर नहीं होना चाहिए x2 के, तो x1 मान लो 1 है, x2 मान लो 2 है, ठीक है। तो x1 का प्रतिबिंब कौन होगा, fx1, और x2 का प्रतिबिंब कौन बनेगा, fx2। अब आप खुद ही सोचिए, ये दोनों बराबर नहीं है और ये दोनों भी बराबर नहीं है, मतलब ये मान लो 4 है और ये 5 है, तो अलग अलग हो गए। तब भी कैसी मैपिंग आ रही है, 1 to 1 मैपिंग आ रही है, यानी 2 तीर जाके एक जगह नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी मैपिंग किसकी होती है बच्चों, एक एक की। तो एक एक को 2 तरीकों से कहा जा सकता है। अगर प्रतिबिंब समान है तो बिंदु भी समान होने चाहिए, अगर बिंदु असमान है तो प्रतिबिंब भी असमान होने चाहिए। तो ये दोनों डेफिनेशन किसको बताएंगी, आपके एक एक की फलन को बताएंगी, जैसा कि यहाँ बताया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया है 1 का प्रतिबिंब A, 2 का प्रतिबिंब B, 3 का प्रतिबिंब C। तो देखो 1 को A के साथ जोड़ा, 2 को B के साथ जोड़ा और 3 को मैंने C के साथ जोड़ दिया। तो ये कर्मित युग्म इस संबंध को बता रहे हैं। पहला समुच्चय क्या कहलाता है बच्चों का, प्रांत। तो प्रांत कौन हो गया बच्चों, A हो गया, सह प्रांत B हो गया आपका। और परिसर क्या होता है, सह प्रांत के वे बिंदु परिसर में आते हैं जो कि जिनके की पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होते हैं, या फिर ऐसे कह दूं प्रांत के किसी न किसी अवयव से संबंधित होते हैं। वे बिंदु किस में आएंगे, परिसर में। तो परिसर कौन कौन जुड़ा हुआ है सह प्रांत का, किस किस के पूर्व प्रतिबिंब है, A का, B का और C का। 3 बिंदुओं के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है।
तो ABC क्या आ जाएगा, परिसर। और परिसर कहाँ से निकल के आता है, सह प्रांत में से। तो ये हमेशा सह प्रांत का क्या होता है बच्चों, उपसमुच्चय होता है। अब बात आई बहुएकी की। बहुएकी बता दिया आपको, x1 बराबर नहीं है x2 के, मतलब fx1 बराबर है fx2 के और x1 बराबर नहीं है x2 के, तब क्या बोला जाएगा, फलन को बहुएकी बोला जाएगा। क्योंकि मैपिंग कैसे आएगी, यहाँ दोनों अलग अलग बिंदु हैं और सामने जाके दोनों चीजें fx1 और fx2 बराबर होने के कारण एक ही जगह तीर चले जाएंगे। तो ऐसी मैपिंग किसकी होती है, बहुएकी की। इसकी दूसरी ओर डेफिनेशन समझिए, कह रहा है कि x1 बराबर नहीं है x2, x1 बराबर नहीं है x2 और क्या हो जाए, fx1 बराबर fx2। ये बात भी यही कहना चाहती है कि देखो x1 x2 बराबर नहीं है, लेकिन fx1 fx2 के बराबर है, तो दोनों एक ही बिंदु पे चले गए। तो दोनों डेफिनेशन एक ही बात कहना चाहती हैं। आप इससे भी सिद्ध कर सकते हैं और आप नीचे वाली से भी सिद्ध कर सकते हैं। और वैसे डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे, प्रांत के में कम से कम दो अवयव इस प्रकार विद्यमान हों कि सह प्रांत में समान प्रतिबिंब रखें। तो आपने ऊपर देखिए बहुएकी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, बहुएकी की ए से बी में कोई फलन परिभाषित किया हुआ है। बहुएकी फलन कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा, प्रांत ए के कम से कम दो अवयव इस प्रकार विद्यमान हो जिनके सह प्रांत बी में प्रतिबिंब क्या हो, समान हो। साफ लिखा हुआ है, यानी कि दो बिंदु जाके एक जगह प्रतिबिंब ले लेंगे तो ऐसा फलन क्या होगा, बहुएकी। गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, आपको समझा दिया गया है। जैसे कि अब आगे चलते हैं, बहुएकी के बाद अपन देखेंगे अगला फलन, आच्छादक फलन किसे कहते हैं, और फिर अंतरछेपी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एकेकी फलन को गणितीय डेफिनेशन से कैसे सिद्ध किया जाता है। गणितीय परिभाषा जो आपको बताई थी, fx1 इक्वल टू fx2 इज इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एकेकी फलन, ठीक है। और दूसरी fx1 इक्वल टू fx2 इज इम्प्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2, ये किसकी परिभाषा हुई, बहुएकी की। लेकिन क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो हम किस प्रकार उसे करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, जैसा कि आपको बताया कि मैंने क्वेश्चन लिया 2x + 3 और R में इसका प्रांत भी R है, सह प्रांत भी R है। ये बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। 2x + 3 आपका फलन है। देखिएगा, fx इक्वल टू 2x + 3 और फलन जो है R में। आपको ये बताना है कि फलन एकेकी है या बहुएकी, चेक करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन एकेकी की कहती है fx1 इक्वल टू fx2 इज इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। ये तो किसको बताती है, एकेकी को। जनरली अपन इसी को काम में लेंगे, एकेकी फलन। अच्छा, fx1 इक्वल टू fx2 से बच्चों को प्राप्त हो जाए x1 नॉट इक्वल टू x2, तो ऐसा फलन किसकी डेफिनेशन पीछे पड़ी है, बहुएकी की डेफिनेशन है, बहुएकी फलन, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सी चीज आएगी, तो हम कह देंगे एकेकी या बहुएकी। तो माना, देखो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले क्या मानते हैं, माना कि x1 का प्रतिबिंब fx1 बराबर है x2 का प्रतिबिंब fx2 के। x1 और x2 के प्रतिबिंब बराबर मान लिए, हम मान के चलते हैं। ये वाली चीज लेफ्ट साइड वाली मान ली, राइट साइड वाली निकालने की कोशिश करेंगे। इंप्लाइज दैट, देखो फलन का बिहेवियर देखो, ये है आपका फंक्शन। फंक्शन ऑपरेटर x डाला, क्या किया x के साथ इस f ने, देखो x को 2 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया, ये इसका बिहेवियर है। जो भी डालोगे उसको 2 से गुणा करेगा और 3 जोड़ देगा, ये फलन का बिहेवियर यहां से पता लगता है। अब आपने फलन को क्या दिया, x1, तो x1 के साथ भी ये सेम बर्ताव करेगा, क्या करेगा, दुगना करेगा और 3 जोड़ देगा। तो यानी कि 2x1
प्लस 3 आना चाहिए कि नहीं। x की जगह x1 लिख दिया क्योंकि यहां पर भी तो x की जगह x1 था। अब यहां पर x2 है, क्या करेगा, इसके साथ दुगना करके 3 जोड़ देगा क्योंकि उसका बिहेवियर है, उसका काम करने का तरीका है। तो ये करेगा 2x2 प्लस 3। इस तरह से बच्चों आपके सामने ये कर देगा। अब 3 से तो 3 कट जाएगा, LHS RHS में क्या आएगा बच्चों, 2x1 इक्वल टू 2x2। इंप्लाइज दैट 2 से 2 कट जाएगा और x1 बराबर क्या आ गया, x2। बताइए बच्चों क्या मानकर चले थे, fx1 बराबर fx2। क्या प्राप्त कर लिया, x1 बराबर x2। तो फलन क्या हुआ, फलन एक एक ही हुआ। किसकी कंडीशन निकली, एक एक ही की। तो देखिए इस बात को मैंने पीछे समझाया हुआ है। माना fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। व्हाट इज r, r आपका प्रांत, क्योंकि x1 x2 किस में होते हैं, प्रांत में। और fx1 और fx2 प्रतिबिंब है x1 x2 के, वो कहां होते हैं, सह प्रांत में। तो ये दोनों सह प्रांत के अवयव हैं और ये दोनों प्रांत के अवयव हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इस r का मतलब अंडरस्टूड है, प्रांत। क्यों, क्योंकि बिंदु x1 x2 कहां से लेंगे हम, प्रांत में। फलन में डालेंगे तो उसके प्रतिबिंब आ जाएंगे और प्रतिबिंब कहां होते हैं, सह प्रांत के अंदर। फिर 2x1 प्लस 3, 2x2 प्लस 3 आ गया, 3 से 3 कट गया, 2x1 इक्वल टू 2x2 और ये आपका हो गया। ठीक है, तो आपने कह दिया फलन क्या है, एक एक ही। अब अपन ने एक एक ही फलन का उदाहरण लिया। अब मुझे लगता है हमें बहु एक ही फलन का भी एक एग्जाम्पल देखना चाहिए बच्चों। देखिए बहु एक ही फलन का एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और कहां से कहां, आर से आर में। इसको पहले मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद अपन इसको करेंगे। देखिए आपने जो एग्जाम्पल लिया है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया है और एफ को कहां से कहां, आर टू आर में दिखाया है। बहु एक ही फलन कब होता है, जब x1 और x2 के प्रतिबिंब समान होने के बावजूद क्या मिल जाए, x1 x2 के बराबर न मिले। तो ऐसा फलन क्या हो जाएगा, बहु एक ही। पीछे समझ के आए, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसका देखिएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। माना, वही चीज मान के चलेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 मान लिया जैसे पीछे माना था। अच्छा, x1 f को x देते हो क्या करता है, x का स्क्वायर करता है, 2 जोड़ देता है। ये इसका बिहेवियर हो गया फलन का। x1 दोगे तो क्या करेगा, x1 का स्क्वायर कर देगा और 2 जोड़ देगा। जो भी दोगे उसका स्क्वायर करेगा वो। x दिया तो x का स्क्वायर किया और 2 जोड़ दिया। x1 दिया तो x1 का स्क्वायर कर देगा और 2 ऐड कर देगा। सामने देखो x2 दोगे तो भी वही काम करेगा ये, तो x2 स्क्वायर प्लस 2 जो भी दोगे उसके साथ इस तरह से बिहेवियर करेगा ये। 2 से 2 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। बच्चों अब मुझे आप एक थ्योरी बताइए जो आपने पीछे पढ़ के आए। अगर दो वास्तविक संख्याओं के वर्ग बराबर हैं तो क्या वो दोनों संख्याएं बराबर होना जरूरी है, नहीं। मैं आपको बताता हूं। 2 और -2 के वर्ग बराबर हैं। 2 और -2 दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। क्या क्या बताया मैंने, 2 और -2, क्या इनके वर्ग बराबर नहीं है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो क्या कह सकते हो 2 बराबर -2 है, नहीं कह सकते, नहीं है ना, बिल्कुल है ना। तो हम कहेंगे हम किस में बात कर रहे हैं, आर में, और आर क्या है, वास्तविक संख्या। तो x1 x2 किसके बिंदु हैं, आर के, प्रांत के, और प्रांत में क्या है, वास्तविक संख्या। तो यहां पर देखिए x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर से क्या आप कह सकते हो x1 बराबर है x2 के, नहीं कह सकते। मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। 2 वास्तविक संख्याओं के वर्ग बराबर हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वे संख्याएं बराबर हों, वो बराबर नहीं भी हो सकती हैं। और वो बराबर नहीं है तो किसकी डेफिनेशन आई, आप ये लेकर चले थे और आपने ये प्राप्त कर लिया, तो फलन क्या हो गया, बहु एक ही हो गया बच्चों। अच्छा, इसको कैसे दर्शाएंगे, हम बता देंगे कि ये क्यों बराबर नहीं है। यहां पर एक एग्जाम्पल दे देंगे। जब भी किसी स्टेटमेंट का खंडन करना होता है तो हम एग्जाम्पल देते हैं। आप कहेंगे कि -2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इंप्लाइज दैट -2 नॉट इक्वल टू 2। यही तो बात हुई।
x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर इज इंप्लाइज दैट x1 नॉट इक्वल टू x2। ये बात मैंने एक एग्जांपल से यहां बता दी। इसलिए ये इंप्लाइज होता है कि जो f है वो एक की नहीं है, क्या है, बहुएकी है। ये क्वेश्चन करने का तरीका हुआ। इसी बात को मैंने पीछे लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा। माना fx1 इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R। कौन सा R? प्रांत। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि x1 x2 किस में होंगे? प्रांत में। ठीक है। fx1 का मतलब x1 स्क्वायर प्लस 2 और x2 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2 आपका क्या था? फलन था। तो वो क्या करेगा? x1 का स्क्वायर प्लस 2 और x2 का स्क्वायर प्लस 2, उसी तरह का बिहेवियर अभी दिखाया आपको। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, क्या आ जाएगा? x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। आप कहेंगे x1 नॉट इक्वल टू x2। कारण दे दिया। क्यों? x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू -2 जब हम मानते हैं तो हम देखते हैं कि 2 का वर्ग -2 के वर्ग के बराबर तो है, परंतु 2 बराबर नहीं है -2। तो यही तो हुआ आपका x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ये तो बराबर है, परंतु इंप्लाइज हो रहा है कि x1 बराबर नहीं है x2। तो आपने ये बात एक उदाहरण के साथ कह दी। इसलिए फलन f क्या है? f बहुएकी है। किसकी डेफिनेशन आई? बहुएकी की। और पिछली बार क्या हुआ था? एकी में x1 बराबर x2 आ गया था। तो ये क्वेश्चन करने के तरीके हैं बच्चों। इस तरह से हम फलन के बारे में बता सकते हैं कि वो एकी है या बहुएकी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप एकी बहुएकी के क्वेश्चन करना सीख चुके हैं, उनकी परिभाषाओं को देखा, अंतरछेपी और आच्छादक के बारे में अपन अगली कक्षा में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।